नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार लगातार संकट में घिरती जा रही है और उसका ये संकट चौतरफा है। ऐसा नहीं केवल राजनीतिक संकट है, कानून के मोर्चे पर भी संकट है। हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उस मोर्चे से संकट है। और ये जो अदालत के जरिए ख़ास तौर से संकट आ रहा है, वैसे सभी संकटों में स्थिति वही है, लेकिन अदालत के जरिए जो मुश्किल आ रही है, उसके सामने परेशानी आ रही है, उसका कारण उसके अपना कर्म है, उसके अपने काम हैं, उसकी अपनी गलतियां हैं, उसकी सरकार की जो है अपनी लापरवाही तो नहीं कहनी चाहिए, एक कहना चाहिए सरकार का जो अहंकार होता है कि हम जो है जो चाहें वो कर सकते हैं। ये बहुत से सत्ताधारियों में होता है, उद्धव ठाकरे में भी है। तो मुद्दा क्या है, पहले शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों के लिए पहले जो है पंचायत चुनाव के लिए किया था, फिर उसके बाद जो है स्थानीय निकाय चुनाव के लिए 27% कोटा पिछड़ा वर्ग के लिए तय किया था, आरक्षित किया था कि 27% सीटें रिजर्व होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर सरकार के कदम को सैद्धांतिक सहमति दी थी, सरकार ने जो कानून बनाया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको ये जो 3 टेस्ट हैं, 3 पॉइंट टेस्ट है, उसको पास करना पड़ेगा। और वो 3 पॉइंट टेस्ट क्या है? वो है सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का फैसला कि अगर किसी जाति को, समूह को आप आरक्षण देते हैं तो 3 क्राइटेरिया होने चाहिए, उसको पास करेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ सकते हैं। उसमें सबसे पहला है कि आप एक आयोग का गठन कीजिए। वो आयोग तय करे कि उस जाति या समूह के लोगों में पिछड़ापन कितना है, उसका आधार क्या है, उसकी व्यापकता क्या है। उसके ये तय करने के बाद, कमीशन की रिपोर्ट मिलने के बाद, फिर दूसरा कदम होगा। दूसरा कदम ये होगा कितने प्रतिशत आरक्षण की ज़रूरत है, ये तय कीजिए। फिर तीसरा स्टेप होगा कि वो आरक्षण, जितने प्रतिशत आरक्षण देने का आप फैसला करते हैं, वो आरक्षण और उसके अलावा अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण, ये दोनों मिलकर 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ये तीनों क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हैं तो ये आरक्षण आप दे सकते हैं। अब महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया? महाराष्ट्र सरकार ने आयोग का गठन नहीं किया। महाराष्ट्र सरकार ने पंचायत राज के समय उसके बाद किया, उसकी रिपोर्ट नहीं आई है। उसकी रिपोर्ट आए बिना एक ऑर्डिनेंस जारी किया, अध्यादेश जारी किया और 27% आरक्षण लागू कर दिया स्थानीय निकाय के चुनाव में। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने 6 दिसंबर को इस 27% आरक्षण पर रोक लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाकी सीटों का चुनाव जारी रहेगा, लेकिन जो आरक्षित की गई हैं सीटें, इन पर चुनाव अभी रोक दिया जाए जब तक अदालत फैसला नहीं देती। अब अदालत का फैसला कल आया। अदालत ने कहा कि ये चूँकि सरकार ने, राज्य सरकार ने ये तीनों क्राइटेरिया पास नहीं किए हैं, इसलिए इन सीटों पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता पिछड़ा वर्ग को। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा जो नोटिफाई किया गया था 27% सीटें जो की गई थीं, उनको जनरल घोषित किया जाए, फिर से नोटिफिकेशन जारी हो। उसने राज्य जो चुनाव आयोग है उसको भी लताड़ लगाई कि आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला जानते थे, इसके बावजूद आपने 27% सीटें आरक्षित क्यों की? उसके लिए नोटिफिकेशन क्यों जारी किया? आपको जैसे ही राज्य सरकार ऑर्डिनेंस लेकर आई, आपको सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए था, हमसे निर्देश लेना चाहिए था। तो ये लताड़ लगाई। दूसरा, राज्य सरकार ये अपील लेकर गई थी कि वो केंद्र सरकार को निर्देश दे। अब चूंकि देखिए अपने राज्य का जो आयोग था उसकी रिपोर्ट आई नहीं है, उसकी रिपोर्ट आने से पहले आपने आरक्षण लागू करने के लिए जो है ऑर्डिनेंस ले आए। तो निर्देश दे कि 2011 में जो सोशियो इकोनॉमिक और कास्ट सेंसस हुआ था उसकी रिपोर्ट जारी करें। भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट में पहले ही कह चुकी है कि वो डेटा ऐसा नहीं है जिसका इस्तेमाल किया जा सके, वो विश्वसनीय नहीं है, इसलिए उसको जारी नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश देने से मना कर दिया, कहा कि पहले ही केंद्र सरकार कह चुकी है और हम सहमत हैं कि वो डेटा जो है वो इस्तेमाल करने लायक नहीं है। तीसरी बात जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है राजनीतिक दृष्टि से, राज्य सरकार को लताड़ लगाते हुए ये कहा कि आपकी राजनीतिक मजबूरी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं कर सकता है
और चुनाव आयोग से कहा, राज्य चुनाव आयोग से कहा कि फिर से अधिसूचना जारी कीजिए, नई अधिसूचना जारी कीजिए और सारे सीटों पर चुनाव कराइए। और उसके साथ साथ ये भी कहा सरकार ने, राज्य सरकार ने जो अगली मांग की थी वो ये कि चुनाव 6 महीने के लिए रोक दिया जाए, तब तक हमारे कमीशन की रिपोर्ट आ जाएगी और उसके आधार पर हम ये फैसला कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, राज्य चुनाव आयोग इस मामले में नई अधिसूचना जारी करे और चुनाव होने चाहिए। अब मुश्किल ये हो गई है कि उद्धव ठाकरे पर हमला बीजेपी का तो हो ही रहा है, बीजेपी हमला कर रही है। अब उद्धव ठाकरे और उनके साथी कह रहे हैं कि भाई अगर वो रिपोर्ट जो है केंद्र की वो इस्तेमाल करने लायक नहीं थी, फिर जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे तब वो केंद्र को क्या चिट्ठी लिख रहे थे। बात उसकी नहीं है, बात इसकी है कि जो अभी स्थिति है उसमें आपकी जल्दबाजी की वजह से ये काम हुआ है। मार्च में जब पंचायत इलेक्शन के समय सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था, तब आपने आयोग बनाया होता तो अब तक शायद उसकी रिपोर्ट आ गई होती, वो आपने किया नहीं। अब आप जल्दबाजी में, चूँकि दबाव है आप पर पिछड़ा वर्ग के लोगों का, तो इसलिए आपने ये इसको जो है ऑर्डिनेंस का रास्ता चुना, जो सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले के विरुद्ध है। अब कांग्रेस के अध्यक्ष, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं नाना पटोले, वो कह रहे हैं कि सरकार को कोई भी तरीका अपनाना चाहिए और जल्दी से रिपोर्ट लानी चाहिए और लागू करके तब चुनाव कराना चाहिए। अब वो बात उद्धव ठाकरे के हाथ में रही नहीं। चुनाव कराना उनकी इच्छा पर निर्भर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, राज्य चुनाव आयोग को चुनाव अधिसूचना जारी करनी ही पड़ेगी। अभी 2-3 दिन पहले जो है 6 MLCs का चुनाव हुआ था स्थानीय निकाय के लिए, उसमें से 6 में से 4 सीटें जो है महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जो MVA है, गठबंधन की सरकार है, वो हार गई। तीनों पार्टियां मिलकर लड़ी तब भी हार गई, तो वो एक दबाव है। और तीसरा दबाव जो पिछले कई महीने से चल रहा है वो है पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख का। उनके खिलाफ जो जांच हो रही है उससे न केवल उद्धव ठाकरे बल्कि कांग्रेस और शरद पवार ये सब परेशान हैं, तीनों पार्टियों के नेता परेशान हैं। और जांच चूँकि CBI कर रही है इसलिए उनकी परेशानी और ज़्यादा है, बार बार रोकने की कोशिश हो रही है। राज्य सरकार फिर से एक बार जो है बॉम्बे हाई कोर्ट गई और वहाँ अनुरोध किया बॉम्बे हाई कोर्ट में कि इस जांच को CBI से लेकर पुलिस की, राज्य पुलिस की SIT को दे दिया जाए, क्योंकि ये इस मामले की जांच करने का अधिकार CBI को नहीं है। हाई कोर्ट ने कहा आप कोई केस बनाकर नहीं लाए हैं कि क्यों CBI को जांच नहीं करनी चाहिए या SIT को क्यों जांच करनी चाहिए, तो मामला रिजेक्ट हो गया। अब मुश्किल दिन पर दिन उद्धव ठाकरे की और इस महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार की बढ़ती जा रही है सरकार के करप्शन से, बढ़ती जा रही है सरकार की अकर्मण्यता से, बढ़ती जा रही है तीनों पार्टियां सरकार मिलकर चला रही हैं उनकी आपसी खींचतान से। यहाँ स्थिति ये है कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का वो अधिकार उनके पास नहीं है जो किसी और राज्य में या इससे पहले मुख्यमंत्री के पास हुआ करता था। उद्धव ठाकरे एक तरह से कठपुतली की स्थिति में आ गए। तो आप लगातार एक परिवर्तन देखेंगे पिछले कुछ महीने से, और वो ये है कि शिवसेना लगातार कांग्रेस के नज़दीक जाने की कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी जब अभी आई थी मुंबई 2 हफ्ते पहले, तब शरद पवार से मिली थी और उद्धव ठाकरे के बेटे से भी मिली थी। उसके बाद से आप देखिए शिवसेना लगातार इस बात को बोल रही है ज़ोर ज़ोर से कि कांग्रेस के बिना जो है कोई विपक्षी एकता नहीं हो सकती। इतने जब से सरकार बनी है तब से शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि उद्धव ठाकरे के प्रतिनिधि के तौर पर संजय राउत राहुल गांधी से मिलने गए, आश्वासन देकर आए कि हम आपके साथ हैं, हम आपका समर्थन करते हैं। उद्धव ठाकरे की मुश्किल ये हो रही है कि राजनीतिक तौर पर, प्रशासनिक तौर पर और विचारधारा के स्तर पर तीनों तरफ से वो मात खा रहे हैं। विचारधारा के स्तर पर लगातार उनकी पार्टी की छवि इस तरह की बन रही है जो हिंदुत्व का अपना रास्ता छोड़कर दूसरे रास्ते पर जाने की कोशिश कर रही है, यानी जिस रास्ते पर एनसीपी और कांग्रेस पार्टी हैं, या इसका मतलब सेकुलरिज्म के रास्ते पर। और कोर जो है
शिवसेना का, जो उनका कैडर है, जो उनके नेता हैं, वो हिंदुत्व की राजनीति में ही पले बढ़े हैं। उनकी कोई ट्रेनिंग इस तरह की राजनीति की नहीं हुई है जो इसके विरुद्ध हो। और लगातार उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने रहने की मजबूरी में वो रास्ता छोड़ रहे हैं। तो एक बेचैनी है, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि जो शिवसैनिक हैं उनके मन में एक बेचैनी है, और इस तरह के चुनाव के नतीजे जो आते हैं उस बेचैनी को और बढ़ाते हैं कि अगर तीनों पार्टियां मिलकर बीजेपी को हराने में सक्षम नहीं हैं, ये संदेश जाता है और नीचे तक पहुंचता है, तो उसका बड़ा नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान मेरा मानना है कि शिवसेना को होगा। देखिए, कांग्रेस और एनसीपी तो जिस रास्ते पर थी उसी रास्ते पर है। उन्होंने समझौता किया है सत्ता के लिए, लेकिन उस विचारधारा से समझौता नहीं किया जो उद्धव ठाकरे की थी। उन्होंने अपना विचार नहीं बदला, उद्धव ठाकरे का विचार बदलना शुरू कर दिया है। तो मार हर तरफ से खा रहे हैं उद्धव ठाकरे, और उनके निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ये ऐसा चक्रव्यूह है जिससे निकलने का रास्ता वो नहीं जानते। तो इसमें से वो निकल पाएंगे, इसकी कोई संभावना दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है। उनके लिए अब मतलब जो कहते हैं ना कि गड्ढे में गिर गए तो ठीक है, यहीं मज़ा लेते हैं, तो वो वही स्थिति है उनकी कि गड्ढे में गिर चुके हैं और उनको लग रहा है कि बस यही दुनिया है, इसी में जो है यही सबसे अच्छी स्थिति है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, जैसे जैसे कार्यकाल विधानसभा का पूरा होता हुआ दिख रहा है, वैसे वैसे समस्या और चिंता बढ़ रही है। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा उद्धव ठाकरे के राजनीतिक जीवन की होने वाली है मुंबई महानगर पालिका के चुनावों में। उन चुनाव में उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना कैसा करती है। बीजेपी अगर उससे आगे निकल जाती है तो आप मान कर चलिए कि शिवसेना के लिए अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाए रखने की लड़ाई और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि शिवसेना की और उद्धव ठाकरे की स्थिति ये हो रही कि दोनों जहां से गए, न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। तो वो अपनी विचारधारा छोड़ रहे हैं। नई विचारधारा के लोग, यानी लोग से मेरा मतलब है मतदाता, उन्हें कितना स्वीकार करेगा, उन पर कितना भरोसा करेगा और क्यों करेगा, ये सारे सवाल हैं जिनका जवाब मुझे लगता है जो स्थानीय निकाय के चुनाव हैं और ख़ास तौर से मुंबई नगर महापालिका का चुनाव है, उसके नतीजे बता देंगे कि क्या उद्धव ठाकरे का नए घर में स्वागत हुआ है, उनको स्वीकार कर लिया गया है, या अब भी उनको बाहरी समझा जाता है। इसके अलावा कांग्रेस और एनसीपी को उद्धव ठाकरे से समझौता करने के बाद, गठबंधन करने के बाद, उनके अपना जो मतदाताओं का आधार है, समर्थकों का आधार है, उस पर क्या असर पड़ा है। बीजेपी को जो इस बीच में 2 साल में विपक्ष का पूरा स्पेस मिला है, उसको बीजेपी ने कितना तरीके से कवर किया है, कितना अपना आधार बढ़ाया है। इन सब सवालों का जवाब स्थानीय निकाय के चुनाव जो फरवरी में होने वाले हैं अगले साल, उनमें मिलने वाला है। लेकिन नतीजा जो भी आए, उद्धव ठाकरे की मुश्किल कम नहीं होने वाली है, ये दिन पर दिन और ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।